नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाली सीटेट, यूपीटेट और साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम के लिए साइंस से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, साइंस से संबंधित जो 45 क्वेश्चन आप देखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको आने वाली जो आपकी टेट एग्जाम होगी उसके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप टेस्ट सीरीज लगाने के इच्छुक हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वर्ग 3 जिसे एमपीजेट में वर्ग 3 कहा जाता है और सीटेट के लिए की तैयारी के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ टेस्ट सीरीज जो है ये मिलती हैं एकदम फ्री और कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं और साथ ही साथ आप यदि स्टडी डी के 50 कोड का यूज करते हैं तो वो टेस्ट सीरीज आपको परचेस करने में 50% का इसमें छूट प्राप्त हो जाएगी। तो आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे साइंस से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड कि जली विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। और इन क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी को थोड़ा जांच सकते हैं कि कितना स्कोर आप इसमें कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रंग के अवक्षेप दिए हैं, पीला है, सफेद है, हरा है, नारंगी है। तो किस प्रकार के अवक्षेप यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, तो हमारा यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सफेद। अब देखिए सफेद जो होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब हम विलयन मिलाते हैं तो विलयन मिलाने पर हमें सल्फ्यूरेटेड बेरियम के अवक्षेप प्राप्त होते हैं और जो कि होते हैं सफेद रंग के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है। मतलब यहाँ पर 4 धातुओं के नाम दे रखे हैं और पहचानना है कि कौन यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील है। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गोल्ड होगा जिसे हम सोना भी कहते हैं और इसका जो संकेत होता है वो ध्यान रखिएगा, AU से इसे प्रदर्शित किया जाता है और AU में इसका एक लैटिन नाम है ऑरम, इस नाम से ये प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर संकेत नाम भी लिखे हुए आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड जो होता है ये सबसे कम क्रियाशील होता है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है। कोल गैस, पेट्रोलियम, अमोनियामय द्रव या फिर डी है कोल तार। तो देखिए पेट्रोलियम जो है ये तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हाइड्रोकार्बन होता है और बाकी जो 3 चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, कोल गैस है, अमोनियामय द्रव है और कोल तार है, ये कोयले से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोलियम जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण या फिर टूटे फूटे की मरम्मत करना और सी है जल का स्थानांतरण, डी है वाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो देखिए एधा जो होता है मतलब फ्लोएम जो है इसकी कार्य पूछे जा रहे हैं। तो एधा या फ्लोएम जो होता है ये पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। इसी के साथ साथ आप फ्लोएम के साथ साथ जाइलम का भी ध्यान रखिएगा। जाइलम जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है और साथ ही साथ जो है वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो करते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर शैवाल और कवक की परस्पर सहयोग से बने हुए सहजीवी पौधे हैं, फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंशिया या फिर डी है रिक्शिया। तो देखिए शैवाल और कवक की जो सहजीवी अंतरक्रिया है वो लाइकेन है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए जबकि यहाँ पर जो रिक्सिया, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया है ये सभी ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइकस में परागण होता है कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर जल द्वारा, चिड़ियों के द्वारा। तो देखिए फाइकस जो होता है जिसे गुलर भी कहा जाता है, तो फाइकस या गुलर में परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इसके जो फूल होते हैं इनमें छोटे छोटे कीड़े भी आपको दिखाई भी देते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा अवशेषी अंग होता है। 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, कर्ण पल्लव की पेशियां, कर्ण पल्लव क्षुद्रांत या फिर डी है दांत। तो देखिए दांत, अक्कल, दाढ़ जो होती है वो आती है अवशेषी अंग में, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पर दांत नहीं आते हैं, है ना।
और कान से संबंधित भी अवशेष अंग होता है, पर देखिए कर्ण पल्लव और कर्ण पल्लव पेशियां, दो चीजें यहाँ पर दे रखी है, तो आपको ध्यान रखनी है। जो पेशियां होती है वो आती हैं कर्ण पल्लव पेशियां, है ना, कर्ण पल्लव नहीं आता है। और इसी के साथ साथ जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है ये भी आता है। शरीर पर जो बाल होते हैं ये भी आते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? पसलियां, उदरपेशियां, डायफ्राम या फिर लैरिंग्स? तो देखिए यहाँ पर जो तीन हैं, पसलियां, उदर, डायफ्राम वगैरह, ये तीनों तो ही आते हैं हमारे श्वसन में सहायक, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के जो आयतन होते हैं उसको बढ़ाने और घटाने में मदद करते हैं। लेकिन लैरिंग्स जो होता है ना, ये एक स्वर यंत्र होता है, तो ये श्वसन में कोई इसी प्रकार से कोई सहायक नहीं होता है। इसका कार्य ध्वनि उत्पन्न करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या मोनोसाइट या लिम्फोसाइट? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्राप्त होता है। अब देखिए जो प्लेटलेट कोशिकाएं होती है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव करती है ना, और ये फाइब्रिल का निर्माण करती है जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती है और रक्त बहना रुक जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम बताइए। मलेरिया, पैचिस, टाइफाइड या फिर पीलिया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमीबा पैचिस होता है, ये एंड अमीबा हिस्टोलिस से होता है। तो यहाँ पर अमीबा पैचिस तो ना लिख करके पैचिस लिख दिया है, तो ये वही है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। और टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। इसी के साथ में मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा से होता है ना। और पीलिया जो होता है ये वो एक वायरस जनित रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिनोटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेज, पैथोजन? तो देखिए ये जो तीन नाम आपको देख रखे हैं यहाँ पर, सिनोटिन, प्रोलैक्टिन, अमाइलेज, ये नहीं है, ये तो एंजाइम्स के नाम हैं। तो यहाँ पर बीमारी फैलाने वाला जो एजेंट होता है ना उसे पैथोजन कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो मार्श गैस होती है ये किसे कहते हैं? चलिए, मेथेन, प्रोपेन, एथेन या ब्यूटेन? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मार्श गैस होती है वो कहा जाता है मीथेन को। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर मेथेन लिखा है तो कोई बात नहीं, मैथेन ही समझिएगा उसको, है ना। मैथेन, मीथेन आदि कह देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगना एक प्रक्रिया है। अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचय अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो जंग लगना जो है ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन के द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन के द्वारा, भाप आसवन द्वारा या फिर डीह निर्वात आसवन के द्वारा? तो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, प्रभाजी आसवन के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? चार विकल्प आपके सामने है यहाँ पर। पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, और बी है पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय सांद्र विलयन, सी है पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन, डी है पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन विलयन। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसे हम कहते हैं KMnO4, ये KMnO4 भी इसे कहा जाता है ना। अब ये बेयर अभिकर्मक के नाम से इसे जाना जाता है। तो बेयर अभिकर्मक के अंतर्गत आता है पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये यहां पर आता है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? चार विकल्प आपके सामने हैं। द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंगों की लंबाई, यह है केबलों की लंबाई, या डी है जहाजों की चाल? तो देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है ये किस चीज का मापन करता है? तो ये मापता है प्रकाश तरंगों की लंबाई। ऑप्शन बी को। अब जो द्रव की मात्रा होती है तो वो तो हम जानते हैं लीटर में मापी जाती है। केबलों की लंबाई जो होती है मीटर में मापी जाएगी, और साथ साथ
जहाजों की जो चाल होती है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कंघी के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जो कारण है वो क्या है? घर्षण जनित बल, चुंबकीय बल, या फिर गुरुत्व बल, या स्थिर वैद्युतिकी बल। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, स्थिर वैद्युतिकी बल। क्योंकि जब हम इस कंघी को कागज के टुकड़ों से आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो कंघी जो होती है उसके अंदर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसी के कारण से यहाँ पर एक स्थिर वैद्युतिकी बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल को मापा जाता है स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, या डी है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो बिल्कुल बल को हम यहाँ पर स्प्रिंग तुला के माध्यम से मापा जा सकता है। और थर्मामीटर जो होता है तो तापमान मापने का काम आता है, और जो कैलोरीमीटर होता है ये तो ऊर्जा का मापन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है तेल का प्रयोग करके, सतह पर नमी के द्वारा, खुरदरी सतहों के द्वारा, और डी है इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर होगा, बढ़ाने की बात की जा रही है, खुरदरी सतह के द्वारा उसे बढ़ाया जाता है, तेल और नमी के द्वारा तो उसे चिकना किया जाता है, यानी कि घर्षण को कम किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध, शहद, अल्कोहल, या फिर डी है तेल। तो देखिए तेल जो होता है ये जल में नहीं घुलता है। अब क्यों नहीं घुलता उसकी वजह भी समझिएगा, क्योंकि जल जो होता है एक ध्रुवीय विलायक होता है और उसमें केवल ध्रुवीय पदार्थ ही घुल सकते हैं, है ना। और जो अध्रुवीय होता है वो ध्रुवीय में नहीं घुल सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो तेल जो होगा ये यहाँ पर नहीं घुल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? अब देखिए व्युत्क्रमी परिवर्तन का मतलब भी आपको समझना है। व्युत्क्रमी परिवर्तन का मतलब हो किसी एक पदार्थ से जो पदार्थ बन रहा है उससे वापस वही पदार्थ का बनना, है ना। जल से भाप, यानी कि आप भाप से जल बना सकते फिर से, तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। लोहे का पिघलना, तो लोहे का पिघलना और उससे लोहा भी प्राप्त कर सकते हैं। केरोसिन का जलना, केरोसिन जल जाएगा उसके बाद आप उससे वापस धुएं से केरोसिन नहीं प्राप्त कर सकते, तो यही यहाँ पर व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है। इसके बाद भाप का संघनन, तो भाप का संघनन कर सकते हैं हम, है ना, और जल बना सकते हैं और जल को फिर से भाप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो देखिए यहाँ पर पदार्थ की बात कीजिए जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु रहते हो तो वो यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है O2 के रूप में रहेगा और एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जल जो होगा इसमें H2O, दो अलग अलग होते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, पर ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही प्रकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणा से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है और विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत हैं और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। बी है यहाँ पर अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें, और सी है यहाँ पर उनके विचारों की उपेक्षा करें। डी है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में विद्यार्थियों की मदद करें। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ये सही उत्तर होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं? शिक्षार्थी स्वयं अपना प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। बी है यहाँ पर शिक्षार्थी के द्वारा दिए गए प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उनके चरणों को लिखते हैं। इसी के साथ सी है यहाँ पर शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है, और डी है शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए जो आगे हमें विकल्प नीचे दे रखे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए, जिसमें ए और सी सही है, बी है यहाँ पर ए सी डी सही है और सी केवल बी सही है, या डी है बी और डी। तो देखिए आप क्वेश्चन को चाहें तो एक बार और पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा हमारा,
जिसमें ए, सी और डी वाला कथन है ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और इसका या इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। 4 विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है, वह उन्हें इस प्रोजेक्टर पर और दत्त कार्य घटनात्मक के लिए आकलन दे सकती है। सी, यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। डी है, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। अब इसके लिए जो कथन है विकल्प है वो हमें नीचे दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है ए, बी और डी, बी है बी और सी है केवल सी और डी है केवल डी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर होता है वो होगा, चलिए मैं थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेता हूँ, ए, बी और डी ये हमारे सही होंगे। और ए, बी और डी के रूप में जो थे हमारे यहाँ विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है और प्रोजेक्ट और दत्त कार्य घटनात्मक के लिए आकलन के लिए दे सकती है और यह उनके शिक्षण समय को बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है। प्रयोग अभिलेख, कागज पेंसिल परीक्षा, जांच सूची या फिर अवधारणा प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर जो प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अच्छी युक्ति होगी अवधारणा प्रतिचित्रण। ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए और एक किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए और परीक्षण कीजिए क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल विकसित है। अवलोकन, प्रयोग करना, संप्रेषण या फिर बी है केवल प्रयोग करना, सी है अवलोकन, प्रयोग करना और सृजनात्मकता और डी है केवल अवलोकन। देखिए यहाँ पर अवलोकन के साथ साथ प्रयोग करना और सृजनात्मकता सभी चीजें इसमें शामिल है। ऑप्शन सी हो जाता है उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान की उस प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। तो विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय व अंतिम माना जाता है। बी है विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक व वाद विवाद का विषय रहा है। सी है विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकन अथवा प्रयोगों के द्वारा सत्यापित व स्वीकार किया जाता है। और डी यहाँ पर विज्ञान को तटस्थ विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। अब देखिए इसके लिए जो हमारा उत्तर होगा, तो हम उत्तर के विकल्प पर चलते हैं। उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, विज्ञान की जो पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक और वाद विवाद का जो विषय रहा है वो हमें इसमें पहचानना। देखिए यहाँ पर विज्ञान की प्रकृति में जो कथन ठीक नहीं है, मतलब जो गलत हो उसे पहचानना था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु को पहचानना है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है। लोहा, सोना, तांबा, स्टेनलेस स्टील आदि। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा, यहां होगा स्टेनलेस स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो पौधे अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन बना सकते हैं हम क्या कहते हैं। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, सैप्रोफाइट या फिर पैरासाइट। तो ऐसे पौधे जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, है ना। तो ये पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं और स्वपोषी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, फल, फूल तथा बीज धारण करने वाले जो पौधे होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं या ये पौधे कहलाते हैं। क्रिप्टोगैम्स, फर्न और जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। ऑप्शन डी हमारा नीचे है। तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये
देखिए हमारा जो उत्तर होगा वो एंजियोस्पर्म ऑप्शन डी ही हमारा उत्तर होगा। ऐसे पौधे जिनमें फल, फूल तथा बीज धारण करने का लक्षण हो या गुण हो, है ना, इन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और देखिए कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, अब उत्तर तो आप समझ गए। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पुष्प विहीन होते हैं। तो पुष्प विहीन जो होते हैं ये कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। और फर्न जो होता है ये फूल और फल विहीन या बीज विहीन भी कह सकते हैं इसको, फूल फल और बीज विहीन पादप होता है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये नग्न बीज इसमें पाए जाते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? 4 विकल्प हैं, घास, आम, मकई या ये सभी। तो देखिए द्विबीजपत्री यहाँ पर होता है आम, ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। और एक बीजपत्री में यहाँ पर जो घास और मकई है ये एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है आर्थ्रोपोडा के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोन के रूप में, या फिर डी है मोलस्क के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम प्रोटोजोन के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर हमारा सही उत्तर। चलिए, और जो कीट पतंगे होते हैं ये हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, है ना। इसी के साथ साथ जो मोलस्क का है यहाँ पर, इसमें जो घोंगा है और ऑक्टोपस है ये जीव इसमें आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केले के पौधे की जड़ है। केले के पौधे की जड़ क्या होती है? आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। तो केले की जड़ जो है ये एक अपस्थानिक मूल का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पर इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परिकल्पना के लिए परीक्षण करते हैं। तो देखिए किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत घुमाया गया प्रश्न को। अब परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? परीक्षण ही करते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए ही उत्तर हो जाता है। परीक्षण, कल्पना का परीक्षण करने के लिए हम परीक्षण करते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए अन्वेषण विधि को जो हम समस्या समाधान विधि, संग्रह विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि या वर्गीकरण विधि। तो देखिए इसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक। यहाँ पर ह्यूरिस्टिक लिखा है तो ये समझिएगा ये ह्यूरिस्टिक विधि है ना, ये ह्यूरिस्टिक विधि होती है। और इसी को हम अन्वेषण विधि भी कहते हैं और ये खोज विधि के नाम से भी जानी जाती है। और इस विधि के जो प्रवर्तक थे वो आर्मस्ट्रांग थे, है ना। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? अवलोकन विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि या फिर चर्चा विधि। तो देखिए पुष्प, सरसों का पुष्प को हम पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि होगी क्षेत्र भ्रमण विधि, है ना। ऑप्शन बी, यहाँ पर सी लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया है। तो क्षेत्र भ्रमण विधि शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सरसों का जो पुष्प है तो आप अपने आसपास में कहीं ना कहीं सरसों का पौधा होता ही है और वहां पर विद्यार्थी को ले जा करके उसे भ्रमण करवा कर वहां उसको वास्तविक स्थिति से अवगत करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहां पर? चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर या फिर है चुंबकीय निरक्ष पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर वास्तव में मीन नहीं है, मतलब कि मछली नहीं है, ये हमें इसमें देखना है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं, फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। तो देखिए यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा रजत मछली। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा, कीलामाइन किस धातु का अयस्क है? 4 विकल्प है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या आयरन।
देखिए केलामाइन जो होता है ये जिंक धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें परिणाम पर्व होता है? पार्किंसिया, अकेंसिया, ओपेंशिया या फिर एस्पेरेगस? तो यहाँ पर उत्तर होता है डी, एस्पेरेगस जो होता है इसमें परिणाम पर्व जो होता है ये उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर डी है एपिथेलियल ऊतक? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो ऊतक जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है ये ऊतक होता है संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक के रूप में रक्त जो होता है ये हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर यौगिक है? पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध या फिर ग्लूकोज? तो देखिए ग्लूकोज जो होता है ये यहाँ पर एक प्रकार का यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम संभव ताप होता है, तो देखिए न्यूनतम संभव ताप जो होता है वो क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। और देखिए इसी का जो मान होता है यदि हम केल्विन में लिखते हैं तो ये 0 केल्विन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन भी इसे कहा जाता है, और सेंटीग्रेड में हम -273 कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो साइंस से संबंधित 45 एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था उसे हटा दिया है, ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के